पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी बुंदेलखंड क्षेत्र के एक महान समाज सेवी थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शांति मिश्रा जी की प्रेरणा से यह सेवा न्यास का गठन हुआ। 45 स्वास्थ्य शिविर इस साधारण मोहल्ले में लगने वाले शिविर नहीं है और हर शिविर में लगभग 2200 से 2500 लोगों की गहन जांच होती है। सेवा न्यास का कहना है यदि मनुष्य को पहले से पता चल जाए कि मुझे ये बीमारी है तो उसका जल्दी इलाज हो सकता है, उसकी जान बच सकती है। बड़े कैंप लगाना तो एक अलग बात होगी। ऐसी कोई मेडिकल वैन बनाई जाए जिसमें आधुनिक हेल्थ एटीएम लगाए जाए। दिल्ली की एक टीम से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमको एक एम्बुलेंस तैयार कराई। आज उसमें 23 प्रकार की जांचें होती हैं। पर्यावरण प्रदूषण की बड़ी गंभीर समस्या है। हमने 17 में जैसे बताया कि सीमेंट और कंक्रीट का जाल है, वहाँ 5 बड़े सीमेंट के प्लांट हैं। पूरे शहर में डस्ट ही डस्ट रहती है। आपका जन्मदिन आएगा, आप केक काटते हैं, कपड़े बनवाते हैं, पार्टी करते हैं, क्या हम अपने लिए एक पेड़ नहीं लगा सकते हैं? हमारी अपील लोगों को अच्छी लगी। मुझे लगता है महिलाओं को कैंसर की एक बहुत बड़ी समस्या है। सभी महिलाओं को समय समय पे दवाइयाँ, गोलियाँ इसके देने के लिए सतना में हमारी महिला कार्यकर्ताओं की एक टीम है, वो लगातार काम करती है। नमस्कार और स्वागत है आपका द संगम टॉकीज में। आज का हमारा एपिसोड बेहद खास है क्योंकि इसमें हम समाज सेवा, शिक्षा, हेल्थ, एनवायरनमेंट, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे सतना में होने वाले 6th हाफ मैराथन की, जो सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि हेल्थ जागरूकता, एकता और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक भी है। ये सारी प्रेरणादायक बातें और अनुभव हमें साझा करेंगे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के संस्थापक, समाज सेवा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम डॉक्टर राकेश मिश्रा जी। और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी चौहान। तो आइए शुरू करते हैं ये खास और प्रेरक संवाद। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राकेश मिश्रा जी का, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। नमस्कार मिश्रा जी, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास की शुरुआत का ख्याल आपको कहाँ से आया और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? बिल्कुल, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी बुंदेलखंड क्षेत्र के एक महान समाज सेवी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को शिक्षित बनाने में, अच्छी खेती के बारे में, अच्छे संस्कारों के बारे में और संस्कृति संवर्धन के काम में लगाया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शांति मिश्रा जी की प्रेरणा से यह सेवा न्यास का गठन हुआ। 17 मार्च 2017 को स्थापित इस पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का स्थान सतना है। सतना विंध्य प्रदेश का एक प्रवेश द्वार है, जहाँ पे सीमेंट उद्योग है, जहाँ पे सफ़ेद शेर पाए जाते हैं और सतना विंध्य क्षेत्र का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी की इच्छा थी कि समाज में सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। खास करके महिलाओं के स्वास्थ्य की उनको हमेशा चिंता रहती थी। वो एक वैद्य थे। वैद्य होने के नाते लोगों को घर पे बैठे दवाई भी करते थे। अच्छे शिक्षक थे और वो हमेशा BA MA के लोगों को अंग्रेजी, संस्कृत और गणित ऐसे तीनों कठिन विषय को एक साथ पढ़ाते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे। तो इनकी प्रेरणा से ही ये पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का गठन हुआ। पूज्य पिताजी की 93 वर्ष में जब स्वर्गवास हुआ तो हमारी माताजी भी समाज सेवा में थी और उन्होंने कहा कि भैया जो कुछ इनके पैसे बचे हों इसका काम सेवा के काम में लगाना, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा ये पिताजी का मूल ध्येय था और उसी भाव से नर सेवा नारायण सेवा के भाव में काम करने के लिए इस ट्रस्ट का गठन किया गया। आपने 45 से ज्यादा स्वस्थ शिविर आयोजित किए। इन शिविरों से किस तरह के बदलाव आपने देखे समाज में? जीवन में व्यक्ति स्वस्थ है तो सब कुछ है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति कोई एक घर में बीमार पड़ता है उसके पूरे घर का बजट बिगड़ जाता है। आपको कहूँ कि ये 45 स्वास्थ्य शिविर इस साधारण मोहल्ले में लगने वाले शिविर नहीं हैं, बल्कि दिल्ली के मेदांता अस्पताल, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा सतना में जाकर के एक पूरी बस में डॉक्टरों की टीम जाती है और हर शिविर में लगभग 2200 से 2500 लोगों की गहन जांच होती है और 8 प्रकार की जांचें होने पे कैंसर,
लीवर, श्वास संबंधी कोई तकलीफ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की तकलीफ, खास करके महिला कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर की बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है। उसका कारण खोजने में अभी हम लग गए हैं, क्योंकि हर एक कैंप में बहुत सारे लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और हम कह सकते हैं इसके लिए हमने कैंसर जागरूकता अभियान अलग से चलाया है। अभी अभी बालाजी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली ने 45वां शिविर सतना में लगाया। 24 महिलाओं को कैंसर निकला। तंबाकू लोग बहुत खाते हैं, गुटखे खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, ऐसे 22 लोगों को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। मेरा कहना है, मेरे सेवा न्यास का कहना है, यदि मनुष्य को पहले से पता चल जाए कि मुझे ये बीमारी है तो उसका जल्दी इलाज हो सकता है, उसकी जान बच सकती है। आपको बता दूं कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए योजनाएं लाई हैं। तो हमने दिल्ली के अस्पतालों से टाई अप करके ऐसे मरीजों को जिनको गंभीर बीमारी निकली है और आयुष्मान कार्ड धारक हैं, दिल्ली में उनका निःशुल्क इलाज भी कराते हैं। चलता फिरता मुफ्त अस्पताल का आइडिया बहुत अनोखा है। ये सेवा किस तरह लोगों तक पहुंचती है और इसकी जर्नी कैसी रही? मैं देख रहा था कि बड़े कैंप लगाना तो एक अलग बात हो गई, लेकिन मेरा बेटा संकल्प मिश्रा लंदन से LLM करने के बाद आया, प्रैक्टिस शुरू की, और पिताजी वैद्य थे। उनकी जन्म शताब्दी समारोह पिछली साल 2024 में 18 जुलाई को जब शुरू हुआ तो उसको लगा कि क्यों ना एक ऐसा, उसने कल्पना करी कि एक ऐसी कोई मेडिकल वैन बनाई जाए जिसमें आधुनिक हेल्थ ATM लगाए जाए और कुछ 22-23 प्रकार की जांचें फ्री हों। दिल्ली की एक टीम से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमको एक एम्बुलेंस तैयार कराई और बेटे ने अपनी कमाई में से उसको स्वयं तैयार करा के एम्बुलेंस तैयार कराई। आज उसमें 23 प्रकार की जांचें होती हैं। वो एम्बुलेंस सतना ज़िले के गाँव में, मोहल्लों में अनाउंसमेंट करती है। एक तरफ वीडियो स्क्रीन लगी है, जिस वीडियो स्क्रीन में वो जो है लगातार हमारे स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम और शिक्षा के कार्यक्रम, संस्कारों के कार्यक्रम भी दिखाती है। साथ में 23 प्रकार की जांचें मुफ्त होती हैं। किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी निकलती है तो उसको हम तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या अन्य हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं कि आप अपनी जांच वहाँ कराएं। हमारा उद्देश्य है कि गरीब आदमी मजदूरी करता है, खेत पे काम करता है, धान लगाता है या जो भी काम करता है, उसको शायद अपनी शरीर की चिंता नहीं है, पहले उसको जीविका के लिए काम करना है। ऐसा आइडिया इसलिए हमको आया कि अगर हम उसके ही गांव में, मोहल्ले में ये चलता फिरता मुफ्त अस्पताल ले जाएंगे तो उसकी जांच होगी। आपको बता दूं मैं कि गांव में महिलाओं को 300, 400, 500 तक शुगर रहती है, उनको कुछ पता भी नहीं होता है। तो इसमें सबसे बड़ी शुगर की जांच 3 महीने के लिए HbA1c का टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। उसके अलावा भी अनेक जांचें होती हैं। हम दवाइयाँ भी उनको निःशुल्क वहाँ पे देते हैं। और ऐसे हर दिन एक मोहल्ले में, एक गांव में, एक वार्ड में टीम जाती है। इसमें सब निजी अस्पतालों के अच्छे डॉक्टर रहता है, एक नर्स रहती है और एक फार्मासिस्ट रहता है जो दवाइयाँ देता है। और हम कह सकते हैं कि अब भी हम पिछले साल 18 जुलाई 2024 को शुरू हुई थी, आज तक हजारों मरीजों का हम उपचार इसमें कर चुके हैं। आपने खेल सुविधाओं और 5 नेशनल स्तर की मैराथन का आयोजन किया। खेलों को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने की आपकी सोच क्या है? हमारे दिल्ली के मित्रों के साथ हमने दिल्ली में अच्छी मैराथन होते देखी। मैराथन एक ऐसा गेम है जिसमें किसी दूसरे साथी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गांव में टीम बनाना, लोगों को प्रेरित करना, ऐसा नहीं होता। मुझे लगा गांव में लोग सवेरे से दौड़ते हैं, पुलिस में भर्ती के लिए जाते हैं, सेना में भर्ती के लिए जाते हैं, अग्निवीर की भर्ती होती है और वो दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी नियम कानून के। तो मुझे लगा कि अगर इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कर दिया जाए तो बहुत, जब कोरोना में लोग घर में बैठे दुबके हुए थे तो हमने पहली मैराथन बुंदेलखंड मैराथन के नाम से छतरपुर से नौगांव तक किया। 2 राज्यों को जोड़ने वाली मैराथन थी। उसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की दौड़ थी। पहली दौड़ में जो अनुभव आए, एक महिला साड़ी पहन के पूरी दौड़ पूरी की और उसने इनाम जीता। कई छोटे बच्चे जिनके माँ बाप को भी भरोसा नहीं था वो इतना कर सकते, उन्होंने स्थान प्राप्त किया। एक हमारे विधायक जो है, जो दौड़ते थे, किसी को पता नहीं था, उन्होंने जो है पूरी 10 किलोमीटर की दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो ध्यान में आया कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ करने की क्षमता रहती है, उसको अवसर देने की ज़रूरत है। हमारे लोगों ने इसकी एक समयबद्ध योजना बनाई और आज 6 सालों से, यानी ये 6वां एडिशन अभी 7 फरवरी को होने वाला, लगातार 2000 से मैराथन की संख्या शुरू हुई। आज उसमें 5 से 6 हज़ार लोग हर साल दौड़ते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, सभी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, उनके लिए टी-शर्ट, साइज, नंबर,
आदि सब ऑनलाइन रहता है। उनको टी शर्ट देते हैं, एनर्जी ड्रिंक देते हैं, उनको अच्छा जुम्बा कराया जाता है, उनको एक बिब मशीन देते हैं, टाइम मशीन, जिसमें उनके सेकंड के 100वें भाग की गिनती आती है और लड़के को ईमानदारी से अपना रिकॉर्ड पता चलता है। आपको बताना चाहूँगा कि लोगों के मन में रहता था कि मैराथन माने कुछ एक चक्कर लगाया हो मैराथन हो गई। हमने उसकी धारणा को तोड़ा, क्योंकि मैराथन 42 किलोमीटर की है। इस सतना हाफ मैराथन के नाम से हमने इसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराया और सतना हाफ मैराथन का लोगो निश्चित कराया। उस लोगो के माध्यम से आज यह मैराथन दुनिया की मैराथनों की सूची में शामिल हो गई है। पूरे देश के लोग इसमें भाग लेते हैं। पिछले साल का मैं याद करता हूँ, जो 5वीं मैराथन थी, 26 राज्यों के 93 जिलों के 93 डिस्ट्रिक्ट के महिला पुरुषों ने भाग लिया। उनने सबको लगभग 4 लाख रुपए से ऊपर के पुरस्कार दिए। हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी थे। हर बार अलग अलग प्रकार के अतिथि आते हैं और पूरा अच्छा सवेरे 6 बजे से लेकर के सवेरे 11 बजे तक का 5 घंटे का अच्छा आयोजन होता है। सतना शहर की मैं तारीफ़ करूँगा कि हर घर के लोग खिलाड़ियों के ऊपर, धावकों के लिए फूल बरसाते हैं, उनको पानी, चाय, नाश्ते की व्यवस्था करते हैं और पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास नगद पुरस्कारों के साथ साथ सबके रहने, खाने, पीने की व्यवस्था करता हूँ। आपको बता दूं कि और भी मैराथन होती है, हमने देखा है, लेकिन सभी खिलाड़ियों के रहने, खाने, पीने की व्यवस्था एक गणेश प्रसाद सेवान्यास की विशेषता है कि जो भी आए हमारे परिवार का अंग है, इतनी दूर से चल के आता है तो उसकी सब व्यवस्था हमें करना चाहिए। महिला स्वास्थ्य जागरूकता पर आपने विशेष जोर दिया। इस दिशा में आपकी कौन सी पहल आपको सबसे प्रभावशाली लगती है? मुझे लगता है महिलाओं को कैंसर की एक बहुत बड़ी समस्या है। खास करके महिलाएं परिवार के संकोच में, बच्चों के भय के कारण बीमारी अपनी छिपाती रहती, बताती नहीं। जब हमने 8 मार्च को एक महिला दिवस पे कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप और बाकी महिलाओं को बुलाया, तो उनको ज़रूरी सैनिटरी पैड की ज़रूरत होती है। वो उनकी सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, फर्स्ट चीज़ उनकी रहती है घर की बाकी चीज़ें। हमने सैनिटरी पैड का लाखों की संख्या में वितरण शुरू किया। हमारे कार्यालय में कभी भी कोई भी व्यक्ति आता है उसके लिए पैड उपलब्ध होते हैं। नंबर 2, स्कूलों में हमने वेंडिंग मशीनें लगाई हैं। नंबर 3, सभी महिलाओं को समय समय पे दवाइयाँ, गोलियाँ इसके देने के लिए सतना में हमारी महिला कार्यकर्ताओं की एक टीम है, वो लगातार काम करती है और उनके लिए लगी रहती है। फिर हमने कैंसर जागरूकता अभियान, एक सर्वाइकल कैंसर के लिए एक टीका डेवलप हुआ था। हमने सोचा था कि हम अपने सेवान्यास के माध्यम से और मेदांता हॉस्पिटल के सहयोग से सबसे फ्री टीकाकरण कराएंगे, लेकिन बाद में हुआ कि भारत सरकार स्वयं वो टीका अपने टीका केंद्रों के माध्यम से ला रही है, तो हमने उस काम को छोड़ दिया। लेकिन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे पुरुषों के लिए तंबाकू से जनित मुंह का कैंसर हो, ये दोनों प्रकार के कैंसर के लिए हम इनको तंबाकू छोड़ने की भी बात करते हैं, बीड़ी छोड़ने की भी बात करते हैं, क्योंकि धूम्रपान अपराध है जी। फिर भी लोग करते हैं। तो ऐसे समय पे हमने उनको कैंसर से बचने के लिए सबको आह्वान किया है। अपना सपना हरा भरा सपना, इस अभियान के पीछे आपकी सोच क्या थी और इसने लोगों को कितना जोड़ा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज पर्यावरण प्रदूषण की बड़ी गंभीर समस्या है। हमारे पूज्य पिताजी पेड़ लगाते थे और कहते थे एक पेड़ को लगाने का मतलब एक पुत्र की सेवा करना। जैसे हम बच्चे को पालते हैं वैसा पेड़ पालना पड़ेगा। हमने सतना में जैसे बताया कि सीमेंट और कंक्रीट का जाल है, वहाँ 5-5 बड़े सीमेंट के प्लांट हैं, पूरे शहर में डस्ट ही डस्ट रहती है। ऐसे समय हमने लोगों से अपील की कि सबको पेड़ लगाना चाहिए। कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में हजारों लोगों की जान चली गई। हमारी अपील लोगों को आई और हमने कोरोना के पहले ही ये पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया था। इसकी जो खास विशेषताएं हैं कि सबसे पहले तो किसी का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उसके दादा दादी की कोई पुण्यतिथि है या अन्य कोई भी अवसर है, उससे हम उसकी डिटेल लेते हैं। स्कूलों कॉलेजों में बच्चों से फार्म भरवाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका जन्मदिन आएगा, आप केक काटते हैं, कपड़े बनवाते हैं, पार्टी करते हैं, क्या हम अपने लिए एक पेड़ नहीं लगा सकते हैं? हमारी अपील लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। हम 1500 रुपये एक पेड़ लगाने के लोगों से पैसे भी लेते हैं। उसमें 1000 रुपये एक ट्री गार्ड लगाते हैं, 200 रुपये का पेड़ लगाते हैं। पेड़ फलदार नहीं लगाते हैं, क्योंकि शहरों में पेड़ फलदार लगाने से लोग पत्थर मारेंगे, इसलिए हमने पीपल का, नीम का, सागौन का, अन्य जो बिना फलदार 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं वो पेड़ लगाते हैं।
और पेड़ को बच्चे के समान पालना है, जैसे हमारे पूज्य पिताजी कहते थे। तो हमने उसके लिए एक ग्रीन एम्बुलेंस तैयार की। मुझे लगता है कि भारत भर में पहला प्रयोग है हमारे द्वारा। एक ग्रीन एम्बुलेंस में पानी की टंकी रहती, गेंती, फावड़ा, उसके अंदर खाद, बीज, सीमेंट भी रहता है, क्योंकि जो ट्री गार्ड लगाया है उसको गाय भैंस टकरा के तोड़ भी देती हैं। तो उसको ट्री गार्ड से माध्यम से सीमेंट से मजबूत करते हैं। और हर दिन शहर के पेड़ों पे पानी डालने की व्यवस्था हम करते हैं। शहर को 9 जोन में बांटा है। जोन के अनुसार वॉलंटियर तय हैं। उस दिन वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार के हिसाब से अपने अपने जोन में सवेरे और शाम पेड़ में पानी देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तीसरी बात है कि आज वो सब पेड़, लगभग 6000 के आसपास पेड़ लगाए जा चुके हैं। ये संख्या रोज बढ़ती रहती है, इसलिए हम स्थिर नहीं रह सकते इस पे। हमने पेड़ भले ही 6000 लगाए हों 5 सालों में, मगर हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति पेड़ से जुड़े। एक साथ हम 5000 50,000 पेड़ लगा देंगे, जो नगर निगम हमारी करती है, अच्छे पेड़ भी हैं उनके भी। मेरा कहना, हर आदमी उस पेड़ को अपना बच्चा समझ के उसको बड़ा करे। महिलाएं बराबर साथ को पेड़ की पूजा करती हैं और एक दिन पूजा करके उसकी तीसरी मान लेती हैं। लेकिन हमने कहा कि पेड़ की पूजा रोज करो, उसको नीम हो, पीपल हो। और पीपल के पेड़ के लगाने का फ़ायदा होता है, एक तो लोग उसके नीचे गंदगी नहीं करते हैं, उल्टा उसमें दिया जलाते हैं, कोई फ़ोटो भी घर की रखे आते हैं, पूजा करने लगते हैं, तो उसके कारण वहाँ आसपास गंदगी भी नहीं होती है। तो यानी एक पेड़ के 100 फायदे हमारे इस अभियान में है। और अपना सपना हरा भरा सतना अभियान, सतना के लिए एक नारा नहीं, एक जनविश्वास हो गया है। और आज हमारी ग्रीन एम्बुलेंस एक अच्छे से गीत बजाते हुए जब शहर में निकलती है तो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते, खुद आगे बढ़ के पेड़ लगाते हैं। पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए आपका संगठन काफी सक्रिय है। इस पर कोई खास इनिशिएटिव जो आपको हमेशा याद रहता है? एक तो 18 जुलाई पिताजी की जब जन्मतिथि आती है, उस दिन बरसात का समय होता है। हम सब किसानों को फलदार वृक्ष बांटते हैं। और बांटते नहीं हैं, उनसे पूछते हैं आपने कितने गर्मियों में गड्ढे किए थे। किसी ने 10 गड्ढे किए तो उनको 10 उनके आंवला के पेड़ देते हैं कि उसकी आमदनी भी बढ़े। हम उसने अच्छे गड्ढे करके रखे तो आम के अच्छे पौधे देते हैं, नींबू, करौंदा, जो घर में रोज उपयोग आने वाली चीज़ें वो देते हैं, किसानों के लिए देते हैं वो। और इसके लिए हम लगातार हर साल लगभग जो है 5000 पेड़, और वो पेड़ की हाइट भी 6 फुट से ऊंची रहती है। कई बार हम बहुत छोटा पौधा लगाते हैं, वो बढ़ते बढ़ते कई साल लग जाते हैं। 5 फुट ऊंचा पेड़ लगाने के कारण हम उसको जो है हाइट तक दे देते हैं। तो पानी बचाने के लिए हमने लोगों को जागरूक किया है कि पानी बचे। स्कूलों कॉलेजों में बोतल में बच्चों का बचता है, इसको पेड़ में डाल दीजिए, उसका उपयोग होगा। गाँव में खेत पे मेड़ बने, मेड़ पे पेड़ लगे, ये भी हमारे एक अभियान चलता है। ग्रामीण विकास की बात करें तो इसको लेकर आपने कौन से ऐसे प्रयास किए जिनसे गांव के जीवन में बड़ा बदलाव आया है? एक तो गांव में छोटी छोटी बातों के झगड़े बहुत रहते हैं, बिना वजह झगड़ना। मेरे पिताजी वर्षों तक लगभग 22 साल सरपंच थे, और उत्तर प्रदेश में सरपंच व्यवस्था माने न्यायपालिका होती थी, तो छोटे मोटे झगड़े उसी पंचायत के माध्यम से निपटते थे। हमने कहा है कि गांव में सवेरे अगर प्रभात फेरी और रामधुन निकलेगी तो कम से कम सब लोग राम के नाम पे इकट्ठे होके आएंगे। हमने गांव वालों को भजन मंडली, हारमोनियम और ढोलक, मंजीरा, ये सब चीज़ें देती हैं। तो सवेरे 5 बजे जब सब लोग एक मंदिर से दूसरे मंदिर घूमते हुए निकलते हैं तो उनमें सौहार्द बनता है, प्रेम बनता है, और वो बाद में आके गांव की बातों की चर्चा भी करते हैं। ऐसे हमने अपने धवर्रा गांव में प्रयोगात्मक स्वरूप शुरू किया है। गांव में हमने एक स्टेडियम बनाया है सरकार के सहयोग से, 10 हेक्टेयर में बनाया। वहाँ पूज्य पिताजी की गांव वालों ने एक आदमकद मूर्ति लगाई है, और वो रामधुन घूमते हुए उनकी मूर्ति तक भी रोज जाती है और ऐसे आयोजन करती है। किसानों की उन्नति के लिए आपके संगठन ने कौन कौन से कदम उठाए और किसानों का कैसा रिस्पॉन्स मिला? एक तो किसानों को समय समय पर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। हमने अपने गांव के निवास पे एक बहुत बड़ी टीवी लगाई है, उसको किसानों को समय समय पे दिल्ली से, पूसा से, भोपाल से, इंदौर से समय समय पे किसानों की जानकारी होती है। अनेक कृषि वैज्ञानिक गांव में घूमते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं रहता है। हमने अपने घर को पब्लिक के लिए खोल रखा है, आइए जानकारी दें, ट्रेनिंग लें। फिर किसानों को सरकार कई योजना चलाती है, उनको पता नहीं चलता है। वो आके खेत पे मेड़ पे जाके देख के आता है। अब आपने कई साल से सोयाबीन की फसल बोई है तो आप अलसी की खेती करिए। आप जो है अभी इसमें सरकार की योजना अच्छी आई है, फल के पेड़ लगाइए।
मौसमी, संतरा, नींबू, करौंदा, ऐसी कई चीज़ें सरकार लगाती है जिससे लोगों की नकद आमदनी बढ़े। और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किसानों के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं वो गांव के लोगों को मिलें, इसके लिए हम अधिकारी भी आते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं, बीज देते हैं। हमसे जो बन पड़ता है तो पिछले साल पिताजी की जन्म शताब्दी समारोह पे बुंदेलखंड स्तर के किसानों का हमने एक बड़ा सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन में 3 पद्मश्री अवार्डियों को बुलाया था जिनको खेती पे अवार्ड मिला। उन्होंने उन्नत खेती किसानों के लिए कैसे हो सकती है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से हम अच्छे प्रकार के बीज लेके आए, खास करके सब्जियों के बीज। किसान क्या करता है, घर में जहाँ नहाता है, उसके गाय बैलों के लिए पानी होता है, वहाँ जगह खाली पड़ी रहती। हमने कहा उसमें लौकी, तोरई, कद्दू के बीज डाल दिए जाएं, तो बीज डाल के उसके घर पे ही 50-50 लौकी और कद्दू पैदा होते हैं। तो उन बीज छोटा है लेकिन उसके घर में 4 महीने सब्जी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे भी हमने किसानों की उन्नति समृद्धि के लिए काम किया है। और सबसे बड़ा काम तो किया है कि अपने गांव के 7 पड़ोस के गांव को हर खेत तक बिजली का कनेक्शन पहुंचे। हर खेत तक खुशहाली तभी आई है जब उनके खेतों की 3 फसलें होने लगी हैं। 2 अनाज की फसल करते हैं, 1 सब्जियों की फसल करते हैं। तो आज हमारे गांव में हर व्यक्ति की कई गुना आमदनी बढ़ गई है और लोग संपन्न। आपने समसामयिक विषयों पर व्याख्यान मालाएं आयोजित की, युवाओं और समाज में इनका क्या असर देखने को मिला? इसका बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। हमारा उद्देश्य है कि आज युवा पीढ़ी मोबाइल की दुनिया में और डिजिटल गेम में भूल गई है। अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे विचार सोचना और उसके माध्यम से देश दुनिया के अच्छे विद्वान व्यक्तियों को हम अपने शहर में बुलाते हैं। हर साल दिसंबर के अंतिम रविवार को वो आयोजन हम छतरपुर शहर में करते हैं। विश्वविद्यालय के सहयोग से पिताजी के नाम से एक व्याख्यानमाला होती है। अभी तक 7 व्याख्यानमालाएं हो चुकी हैं और फिर से इस साल दिसंबर में अगली व्याख्यानमाला होगी। कौशल विकास और रोजगार हेतु जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा फायदा किस वर्ग को हो रहा है? निश्चित रूप से जब मैं पढ़ता था तो मेरा मन था कि ITI करूं, लेकिन ITI वहाँ थी नहीं। तो हमारे पूज्य पिताजी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी ने सन 2008 में सागर संभाग में जब कोई ITI नहीं थी तो उन्हें एक प्राइवेट ITI खोली और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 63 बच्चे उस समय पढ़ते थे। वो 63 बच्चों की इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी, इतने अच्छे शिक्षक थे, सभी बच्चे हर साल पूरे रोजगार पाते थे। आज अनेक लोग इंडिगो एयरलाइंस में, हीरो मोटर्स में और मित्सुबिशी में बड़ी कंपनियों में काम करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, सब बच्चे रोजगार पाते हैं। तो उनके घरों की भी स्थिति स्किल डेवलपमेंट से ठीक हुई है। हम भी समय समय पे शॉर्ट टर्म कोर्स भी वहाँ पे करवाते हैं। ये ITI का कोर्स तो 2 साल का होता है, उसमें गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं और बड़े लोग भी पढ़ते हैं। और आजकल तो सरकार ने ये सुविधा दी है कि 8वीं पास लोग भी ITI कर सकते हैं। पहले 10वीं पास था, तो सब लोग जो है पढ़ करके बड़ी जल्दी ही रोजगार पा के बहुत अच्छी नौकरी पाते हैं। आपने 24 हेल्थ परिचर्चाओं का आयोजन किया। इन चर्चाओं से जो निष्कर्ष निकले, क्या उनमें से कुछ नीतिगत सुझाव भी बने? बहुत बढ़िया है। ये परिचर्चाएं हमने जो कोविड काल में ऑनलाइन शुरू की थी। वास्तव में जब हम मर रहे थे, लोगों में घबराहट थी, परेशानी थी, तो दिल्ली के बड़े डॉक्टरों को घरों में बैठ के, इवन डॉक्टर नरेश त्रेहान जी मेदांता हॉस्पिटल के चीफ हैं, हार्ट के बड़े डॉक्टर, पहली चर्चा हमने उनसे शुरू की थी। एक एक परिचर्चा में मोबाइल के माध्यम से 6 से लेके 10,000 लोग तक जुड़ते थे। कई लोग तो अपने घर में बड़ी टीवी स्क्रीन में लगा के परिचर्चाएं सुनते थे और परिचर्चाएं सुनते बन नहीं थे, दवाइयाँ पूछते थे, डॉक्टर उपाय भी देते थे, ग्रुप में क्वेश्चन लिखते थे, हम उत्तर देते थे। ऐसी 24 परिचर्चाओं में हमने अलग अलग विषय किए। पहले तो मेडिकल संबंधी ज़्यादा थे, लेकिन बाद में हमने उसको अन्य किया। जैसे आज गांव के लोग, उनके ATM से कोई भी पैसे निकाल लेता है, साइबर ठगी बहुत होती है, लोग उनको ब्लैकमेल करके उनको साइबर अरेस्ट कर लेते हैं। इन सब कामों पे भी हमने चर्चा शुरू की। हमने समय समय पे रोजगार के बारे में भी उसमें विषय रखे कि रोजगार में एडमिशन कैसे लें, कहाँ कौन से कोर्स होते हैं। अभी अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई, तो उसमें नई शिक्षा नीति के बारे में क्या क्या चीज़ें आई हैं, गांव के बच्चों को पता नहीं होता, हमने उनको वो भी बताया। फिर कंपटीशन परीक्षाओं के लिए हम दिल्ली में, भोपाल में, इंदौर में, लखनऊ में, प्रयागराज में
कहाँ पे अपने गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाने में फ्री भेज सकते हैं, उसकी भी हम इसमें परिचर्चाएं आयोजित करते हैं। भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए आपका संगठन क्या-क्या कर रहा है, खासकर युवाओं को जोड़ने के लिए? सबसे पहले तो हमारे पूज्य पिताजी संस्कृत के विद्वान थे और उनको लगता था कि संस्कृत देव भाषा एक समाप्त हो रही है, तो हमने लुप्त प्राय संस्कृत विद्यालयों को जिंदा किया। जिंदा करने का तात्पर्य उनको फिर से अच्छी गति मिला है। भीमकुंड स्थित एक संस्कृत विद्यालय था, आज उसमें 93 बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको हर साल ड्रेस देना, उनके खान पान की व्यवस्था करना, मध्य प्रदेश सरकार से उनको अनुदान मिले समय पे, और वहाँ पे अच्छे कार्यक्रम हों। मेरा उद्देश्य है कि आज वेद पाठी, कर्मकांड, पूजा करने वाले लोग, शुद्ध उच्चारण वाले लोग नहीं बचे हैं, तो हमने उन बच्चों को तैयार करके घर घर में एक काम किया है। दूसरा, हमारे 16 संस्कारों की बात की जाती है। हमने उपनयन संस्कार जो हर एक को करना चाहिए, उसमें कोई जाति पाति ब्राह्मण क्षत्रिय का भेद नहीं है, सबको करना चाहिए। उपनयन संस्कार का बसंत पंचमी को नियमित कार्यक्रम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथाओं का आयोजन है। संस्कृत भाषा में 10वीं कक्षा में जो भी बच्चा टॉप करता है हमारे क्षेत्र में, हम उसको 10,000 रुपये नगद, प्रशस्ति पत्र और आगे की पढ़ाई का सेट भी देते हैं। संस्कृत के उत्थान के लिए अलग अलग पाठशालाएं चलती हैं। हर साल चयन करके उन शालाओं को हम कुछ ना कुछ सामग्री अपने सेवा न्यास के द्वारा देते हैं। कई अच्छे उद्योगपतियों और बाकी लोगों को भी काम में लगाते हैं कि अब इसकी चिंता आपको करना चाहिए। आप यदि चिंता करेंगे तो समाज में भाषा बढ़ेगी। फिर कई स्कूलों में समस्या आती है कि संस्कृत का बंद करके कोई विदेशी भाषा पढ़ाई जा रही। ऐसे स्कूलों को मिल करके उनको बात करके उनको समझाते हैं कि भैया, अंग्रेजी की प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भी नहीं मानता है, संस्कृत की ही प्रोग्रामिंग चलती है, क्यों इसको आप समाप्त कर रहे हो। तो एक तो है, हर साल प्रयागराज में हम माघ मेला में 1 महीने का शिविर लगाते हैं, उसमें भी हेल्थ शिविर करते हैं। साधु बाबा लोग वहाँ ठहरते हैं, रहते हैं, उनको ना दिखाई देता ना सुनाई देता। हम उनके कान की जांच कराते हैं, कान की मशीनें फ्री देते हैं, और आँख की जांच कराते हैं। आँख के ऑपरेशन कराने के लिए सबको सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट भी भेजते हैं, चश्मा देते हैं, दवाई देते हैं। तो ये प्रयागराज में संस्कृति संवर्धन का ही काम हो गया, क्योंकि साधु है वो तो फक्कड़ है, वो तो अपने पूजा पाठ में मस्त है, उसको पता ही नहीं देता कब ताली बजाना है और कब रोना है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। ऐसे लोगों के लिए हम चश्मे और दवाई और कान की फ्री में मशीनें देने का भी काम हर साल कर रहे हैं। सामूहिक विवाह और यज्ञोपवीत कार्यक्रम एक अनोखी पहल है। इससे समाज में किस तरह का सामाजिक बदलाव आता है? यज्ञोपवीत के बारे में तो मैंने आपको बताया, जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार हर एक को करना चाहिए। पहले 5 साल में, 7 साल में ये अनिवार्य होता था हर एक हिंदू परिवार में। अभी वो परंपरा शहरीकरण के कारण बदल रही है, मुझे लगा इसको जारी करना चाहिए। और ये यज्ञोपवीत संस्कार। दूसरा, सामूहिक विवाह है। सामूहिक विवाह, मेरे माताजी के 4 बेटियां थीं, तो किसी भी व्यक्ति के घर में एक शादी करने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो पिताजी बड़े संवेदनशील थे, उस शादियों में लोगों की मदद करते थे। हमको लगा जब कोरोना समय आया, कई लोगों के विवाह नहीं हो पाए, तो हमने उनको कहा कि ठीक है, सरकार ने भी अनुमति दी कि 25 लोगों की शादी होगी, 50 लोगों की होगी, 100 लोगों की होगी। हमने 51 जोड़ों का धूमधाम से सामूहिक पूर्ण विवाह किया। सब बारातियों को घोड़े पे घुमाया गांव में। आज भी गांव में अनेक छोटी जातियों को घोड़े पे बैठना वर्जित मानते हैं लोग। हमने उनको बराबरी से उनके कन्यादान में सबके पैर छूना, पैर धोना, उनके जीवन चलाने के लिए पूरी गृहस्थी का सामान देना, उनके लिए जयमाला का वैसे ही आयोजन और पूरे 7-5 वचन के साथ उनके यज्ञ करा के फेरे कराना, ऐसा पूरा आयोजन हमने किया है। पूरे 51 दूल्हे घोड़ों में बैठ के चले हैं। आपको एक बार बता दूं कि जब कोरोना था तब सामूहिक विवाह की परमिशन नहीं थी, तो हमने क्या नाम दिया, द्वारे द्वारे विवाह। जिसके घर में शादी उसी के घर में गए, उसके घर में खाने का सामान दिया, विवाह की तैयारी कराई, जयमाला कराई, और उसके घर को भी लगा कि हाँ हम अपने घर में कर रहे हैं। पूरा सब विवाह में जो एक परिवार को बसाने के लिए सामग्री की ज़रूरत होती है, बर्तनों से लेके बिस्तर तक की, और टीवी, घड़ी, रेडियो, जो भी सब उनको देते थे। अभी हमने उसको थोड़ा सा एक बदल किया है, क्योंकि हमने देखा कि सामूहिक विवाह में आयोजन करने में ही बहुत खर्च होता है। तो हमने क्या किया कि किसी गरीब की बेटी की शादी है तो सेवा न्यास के माध्यम से उसको विवाह की ज़रूरत की पूरी सामग्री देना, उसको नगद सहायता भी करना, और उसके घर पे ही वो अपनी धूमधाम सुविधा से अपना भी कुछ अंशदान जोड़े। तो कई बार ये नहीं होता कि हम गरीब हैं, मेरी विवाह पब्लिक प्लेस पे हो रहा है, उसका उच्चतम
स्थान भी बढ़े, सम्मान भी बढ़े, स्वाभिमान भी बढ़े, इसलिए हम उसके घर पे ही उसको सुविधाएं सहायता देते हैं। खास करके जिनके माँ बाप कोरोना में मर गए, जिनके घर में कोई प्रॉब्लम है, खेती बर्बाद हो गई, ओले पड़ गए, ऐसे लोग हमारे पास ट्रस्ट में आते हैं। हम उनकी सर्वे करते हैं। हमारी चारों बहनें, आशा, मालती, रेखा, रचना, चारों उस बात की चिंता करके चयनित करती कि इसको ज़रूरत है, इसको देना है। और अब जब अंत में 6th हाफ मैराथन का आयोजन होने जा रहा है, इस मैराथन के जरिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक रहेंगे, नेक रहेंगे, साथ रहेंगे तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। लोग मैराथन के लिए 7 सितंबर को तो है, लेकिन उसके पहले हम 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं ऑनलाइन। तो हम सबसे अपील करते हैं, आइए, दौड़िए, खेलिए, कूदिए, प्रैक्टिस करिए। हमारी ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर सुनीता गोदारा जी कई वर्षों से सतना जाती हैं, एक दिन पहले जाती हैं। अभी भी वो कुछ टिप्स वीडियो के माध्यम से देती हैं और लोगों से उम्मीद करते हैं कि मैराथन नियमों से चले। इसलिए हमारे एक एडिफाई कंपनी है जो सभी को बिम मशीन देती है, टाइम स्लॉट देती है। उनकी एक खिलाड़ी दौड़ता है तो उसको 7 जगह बैरिकेड पार करके डिजिटल में चल के आना पड़ता है, और उसके जो रिजल्ट आते हैं उस रिजल्ट पे उसको सर्टिफिकेट मिलता है, प्राइज़ मिलती है। लगभग 48 लोगों को 4 लाख रुपए के आसपास इनाम भी मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, और भी हम सामग्री न्यास के द्वारा देते हैं। आज सतना हाफ मैराथन पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बनी है, और मुझे लगता है इस साल भी बड़ी संख्या में लोग उसमें दौड़ने के लिए देश भर से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे साथ जुड़े। तो दोस्तों, आज की हमारी बातचीत डॉक्टर राकेश मिश्रा जी के साथ वाकई बहुत प्रेरणादायी रही। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास ने हेल्थ, शिक्षा, एनवायरमेंट, ग्रामीण विकास और संस्कृति के क्षेत्र में जो काम किए हैं वो सचमुच समाज को नई दिशा देने वाले हैं। और अब 6th सतना हाफ मैराथन एक बहुत बड़ा कदम है, ना सिर्फ फिटनेस और खेलों को बढ़ावा देने के लिए बल्कि पूरे समाज को एकजुट करने के लिए। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस मैराथन का हिस्सा जरूर बने, कदम से कदम मिलाकर चले और इस अभियान को और भी मजबूत बनाए। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा हमसे ही होती है। और मैं हूं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे थे द संगम टॉकीज। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए प्रेरक अतिथि के साथ। धन्यवाद।